बोझ पड़ा हुआ है, वो पिछले 10 साल की कर्जों का पड़ा हुआ। वो मुस्लिम लीग नून पर अपनी हर नाकामी का इल्जाम फेंक रहे हैं। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, उसमें वो उसके कर्ता धर्ता थे। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिफ्यूज करना चाहिए, वरना कुछ और हकायक उस वक्त हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। जस्टिस शेख अजमत साहब काम को समझने वाले लोग हैं, उनमें हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आप ही के लीडरान की कच्चा चिट्ठा है वो इसमें खोल के रख दिया है। सालाना रिपोर्ट ने एक बार फिर पीटीआई के जो शफाफियत के दावे थे उनकी कलई खोल दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। फौरन ही नून लीग की तर्जमान ने कहा कि करप्शन का शोर मचाने वालों की अपनी करप्शन आज सामने आ गई। वैसे तो 2014 के बाद अमूमी तौर पर और 2016 के बाद खुसूसी तौर पर करप्शन के बहाने हमने अपने मुल्क को बंद किया हुआ था, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे और उसकी वजह यह थी कि पहले करप्शन का खात्मा करेंगे और फिर बच्चा खुचा पाकिस्तान आगे लेके जाएंगे। लेकिन अब पता चला कि करप्शन तो नहीं रुकी बल्कि करप्शन बढ़ गई है। हम ये भी देखते हैं कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी को अब अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। यकीनन इसकी कोई ना कोई रिपरकशन पाकिस्तान पर जरूर आएंगे, क्योंकि अक्सर हवालों से आरिफ नकवी का नाम पाकिस्तान की सियासी बाज़गश्त में जरूर आता है। जस्टिस अजमत सईद शेख की तैनाती का तनाज़ा अभी भी हल नहीं हुआ। ऊपर से हमने ये भी कह दिया कि ये स्विस केसेस की तहकीकात भी करेगा और हुदैबिया पेपर मिल्स की फिर तहकीकात करेगा। यानी ताजमहल फिल्म चलती रहेगी पाकिस्तान में, वो कभी ब्लैक एंड वाइट चलेगी, कभी कलर होके चलेगी। ये हमारे मौज़ूआत हैं। इंतहाई अहम मेहमान आज हमने उनको ज़हमत दी है, तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम ज़ाहरा साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब। तीनों तजिया निगार हैं, तीनों सीनियर एंकर पर्सन हैं। आप भी उनको सुनते हैं, मैं भी उनको सुनता हूं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नसीम ज़ाहरा साहिबा, नून लीग ने कहा कि इमरान खान की 400 अरब रुपए चीनी की, 245 अरब रुपए आटा चोरी की करप्शन पर मुहर सब्त कर दी गई, जो ट्रांसपेरेंसी ने आज रिपोर्ट दी। क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो मुख्तलिफ हवालों से रिपोर्ट तैयार करती है। जो रिपोर्ट में भी वो कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, पुलिस और जुडिशरी, आर्मी, उस हवाले से जो पावर्स मिसयूज हो, तो जाहिर है कि ये खाली शुगर और आटा चीनी की बात नहीं है, ब्रॉड बात है जिसके बारे में भारत पाकिस्तान में भी बात होती रही है कि मुख्तलिफ सूबों की हुकूमतें जहां मसला है, जहां करप्शन है। तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल बातचीत के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए मिल गया है ऑपोजिशन को। अदरवाइज तो इससे कोई खास बड़ी बात मुझे नजर नहीं आती। लेकिन यकीनन इमरान खान साहब जो कि करप्शन के हवाले से कह रहे हैं कि हम अलम तो मैंने गाड़ा है करप्शन के खिलाफ, उस हवाले से ये पॉइंट स्कोरिंग पे थोड़ा सा मसला होगा इनको। हालांकि आपने ये देखा कि उनके जो एवर रेडी शहबाज गिल साहब है, उन्होंने तो कह दिया कि जी ये पुराना मटेरियल लेके उन्होंने रिपोर्ट लिखी है, तो इसी तरह बात चलेगी। लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि इससे कोई खास फर्क पड़ने लगा है आइदर वे। नहीं, लेकिन कल पार्लिमानी पार्टी में इनके अपने ही अरकान असेंबली ने कहा कि जी वुज़रा का एहतसाब किया जाए। आज ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ गई, तो ये कोई महज इत्तफाक है कि अपने पार्लियामेंटेरियन वही बात कर रहे हैं जो ट्रांसपेरेंसी कर रही है? लेकिन आप देख रहे हैं कि तो इनके वुज़रा तो बहुत सी चीजों पर नाला है। इनके वुज़रा सीएम पंजाब पे नाला है, इनके वुज़रा अपने जो फंड्स नहीं मिलते उस पे नाराज हैं, इनके वुज़रा, इनके पार्लियामेंटेरियंस इस पे नाराज हैं कि नॉन इलेक्टेड को पोजीशंस दी गई हैं स्पेशल असिस्टेंट की। इनके वुज़रा इस पे आपने देखा कि उन्होंने इस हद तक आके जहांगीर तरीन साहब को ले आए सेनेट के, इनमें से एक ने ये कहा। तो इनके वुज़रा वैसे बहुत सी चीजों पे नाराज है। तो ये मेरा ख्याल है कि
कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं कि वो इसको आप लिंक करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से। और फिर आपको ये भी मालूम है कि बड़ी सख्त इस पे भी बात हुई कि लोन्स के हवाले से, जो कि फिर वहां मीटिंग से उठ के शिबली फराज साहब को आके एक्सप्लेन करना पड़ा लोन्स पे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत से मसले मसाइल हैं जो पार्टीज में होते हैं, जिसका जिक्र आपने किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से उसको नथी नहीं कर सकते। मालिक साहब, हुकूमत आई ही करप्शन के खात्मे के लिए थी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो माजी में रिपोर्ट्स आती थी, पीटीआई की क़यादत, खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो लहरा लहरा कर बताया करते थे कि देखें इनकी करप्शन का सबूत आ गया। वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो किसको नहीं छोड़ेंगे? मेरा ख्याल है अपनी जिद को छोड़ दें तो बेहतर है, बाकी चीजें छोड़े ना छोड़ें। गवर्नमेंट जब आई थी जी, गवर्नमेंट का ख्याल है कि करप्शन पे आई थी, गवर्नमेंट करप्शन पे नहीं आई थी। गवर्नमेंट आती है हमेशा लोगों के हालात बेहतर करने के लिए, और लोगों को यह बावर कराया गया था कि आपके जो हालात खराब हैं इकोनॉमी के, दूसरे, ये करप्शन की वजह से हैं। आप आज सारे पुराने लोगों को फांसी भी लगा दें तो उससे आप अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, बिकॉज आम आदमी देखता है कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं नसीम की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। ये जो करप्शन का ये जो बात आई है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये एक आध दिन की टेलीविजन की बहसें हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी ऑपोजिशन की, कुछ ट्वीट्स होंगे, उससे ज्यादा इसकी हैसियत कोई नहीं है। इश्यूज यहाँ पे दूसरे इश्यूज ज्यादा बड़े हैं, और क्योंकि अपोजिशन को तो हर चीज चाहिए होती है जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके, जिसपे शोर मचा सके, और करप्शन तो फेवरेट वर्ड है इमरान खान का। आपको याद होगा कुछ माह पहले 3-4 MNAs और एक सेनेटर साहब ने तो बल्कि पब्लिकली डिफरेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स में आके साफ कहा कि जी हमारी करप्शन बढ़ गई है और लोग खुल के करप्शन कर रहे हैं। देखिए करप्शन क्यों नहीं बढ़ेगी, मुझे अब ये बताइए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कौन सी आई है? क्या कानून साजी छोड़े, अपॉइंटमेंट्स आपकी कौन सी हुई हैं? जो आपके गुजरा है, मैं आपको उंगलियों पे गिन के नाम बता देता हूं, जो आपके वजीर प्राइम मिनिस्टर के हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मारे हुए लोग हैं, जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और करप्शन कैसे खत्म होती है राजा साहब? जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनके टॉप के लोग कुल वक्ती होंगे, नहीं होंगे, पार्ट टाइम लोग कर रहे हैं। आपकी अभी भी 22 से ज्यादा, 24 से ज्यादा स्टेट कॉर्पोरेशंस हैं जो जिनके ऊपर परमानेंट हेड्स नहीं हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी बताएं कितने चेंज हो चुके हैं सबसे बड़े सूबे में। आपके फेडरल गवर्नमेंट में बताएं सेक्रेटरीज कितने, एवरेज 2.5-3 माह की सेक्रेटरीज की मुद्दत निकल रही है पंजाब में। आईजीज कितने चेंज हो गए, डीपीओज कितने चेंज हो गए। जब आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना है और कोई अफसर अपनी गद्दी पे 6 महीने से ज्यादा बैठा नहीं हुआ, तो चेंजेस कहां से आएंगी? हवा से तो नहीं आएंगी। अगर एक आईजी हर 4 महीने बाद एक आईजी चेंज होता है, आप मुझे पुलिस चेंज करके दिखा दें। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गवर्नेंस के कुछ बेसिक असूल हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेनर होती है, लोगों को पता ही नहीं है। आज मैं लगा हूं एक नौकरी में, मुझे पता ही नहीं कि मैं 4 महीने भी निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। कैसे मैं अपने डिपार्टमेंट को ठीक करूंगा? चलें इधर रुकिएगा, इधर प्लीज रुकिएगा। मैं काशिफ अब्बासी साहब की ओपिनियन ले लूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम राजा साहब, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं आज जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई और ओवरऑल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसी एंटी करप्शन ड्राइव की वजह से हमारा हर इदारा गैर फाल रहा। हमने कहा कि हम पार्लियामेंट को भी डिसफंक्शनल कर दें क्योंकि वहां झगड़ा होता है और हम कोई एनआरओ नहीं देना चाहते, हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। आज ट्रांसपेरेंसी ने कहा कि जी करप्शन तो इन 2 सालों में मजीद बढ़ी है। क्या मुल्क हम बंद करके इसी तरह बैठे रहें? करप्शन तो फिर भी नहीं रुकी। हाँ जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है राजा साहब। मसला ये कि अगर आपने निजाम ठीक करना जी, निजाम तो फिर होलिस्टिकली ठीक होता है। आप 1 या 2 जगह से निजाम ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे पिछले कुछ हफ्ते में हुआ क्या है, अब आप पंजाब उठा के देखें। पंजाब में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि यार जो वजीर आला उसके ऊपर वो कम से कम थोड़े पैसे कमाता है, वो थोड़े पैसे बनाता है, किसी और को लगाऊंगा। नाम लिया एक सीनियर बंदे का जिसका नाम चल रहा था वजीर आला के लिए कि अगर मैंने इसको किया तो ये पूरा पंजाब बेच के खा जाएगा। तो जब आप थोड़े पैसे बनाने को भी जायज समझ लेंगे, आपके वजीर बैठे हैं, जब मैंने सुना यहाँ पे एक वफाकी वजीर है, वज़रा है, उनके ऊपर भी काफी मामला चल रहे हैं, वो डोजियर्स बन रहे हैं। जब देखें किसी मुशीर के बारे में भी चल रहे हैं। जी जी, तो ये नहीं हो सकता राजा साहब कि आप निजाम ठीक ना करें और निजाम ठीक हो जाए। उसको जब ठीक करने की कोशिश करेंगे वो तो ठीक होता नजर भी आता है। अभी मैं
सुन रहा था मालिक साहब को, देखे कौन सी ऐसी चीज, कौन सा ऐसा कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई पंजाब की बात कर ले फर्स्ट, जी चीफ सेक्रेटरी जब आज थोड़े महीनों बाद चीफ सेक्रेटरी बदल जाता है, आईजी आप बदल जाते हैं, ये वो हेड्स हैं जिन्होंने इदारे चलाने। दूसरी तरफ आपका विफाक है, वहां पर लोग जो वजीर आजम साहब के करीब हैं वो पूरी इंप्यूनिटी के साथ काम करें। नहीं, लेकिन यही जो नुक्ता, ये जो आप कुर्बत की बात कर रहे हैं, मसलन कल अरकान पार्लियामेंट जिन्होंने लोगों को फेस करना होता है, उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए, उन्होंने यही बातें की जो हम कर रहे हैं, लेकिन जब गैर मुंतखब मुशीर हों या मामनीन हों वो सामने आते हैं, वो कहते हैं माशाल्लाह सब अच्छा है, हम बिल्कुल टेक ऑफ कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट विद इन देम है, यही सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है क्या? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रुकावट नहीं है, मेरा ख्याल है कि तर्ज हुकूमत जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। निजाम ठीक करना है, वो किस तरह करना है वो तो लोगों ने करना है। अगर आप ठीक लोग लगाएंगे, आपको याद होगा अगर आपने पुलिस ठीक करनी है तो दुरानी साहब गए, कहां गए दुरानी साहब? 2-3 महीने बाद उनको फारिग कर दिया। कौन सा ऐसा आपने पिछले 2.5 साल में स्टेप देखा जिसको देखकर आप कहें कि ये तब्दीली की तरफ जा रहा था? अब कुछ बेहतरी की तरफ कोई सिस्टम रिफॉर्म्स होंगे, कोई लीगल रिफॉर्म्स आपको इदारों में नजर आएंगे, कुछ चीजें बेहतरी की, कोई एक चीज बताएं जिसको देखकर या कोई एक वजीर एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट। आज वैसे आज अब्बासी साहब आज वो रिफॉर्म्स का आईनी तरमीमी बिल तो ले आए, एक ऐसी गवर्नमेंट आइन में तरमीम करना चाह रही है जो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, जिसका वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, और ये आज फिर एक नया शोशा छोड़ दिया गया। इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट थोड़े थे कि जो कमीशन बन रहा है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की सरबराही में, उस पे भी तनाजा है, मैं जरूर उस पे बात करना चाहूंगा। बहुत सीनियर लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी अपनी एक पर्सपेक्टिव है, अपनी राय है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मालिक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मरियम नवाज साहिबा ने जो बातें जस्टिस अजमत शेख से के बारे में कही, मैं उनको रिपीट नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो इस वक्त। जितना मर्जी अच्छा ट्रांसपेरेंसी हो जज की पास्ट में, लेकिन उसकी गैर जानिबदारी भी बड़ी जरूरी होती है। क्या वाकई वो इस कमीशन के सरबराह के तौर पर, जो 1 मैन कमीशन है, वो गैर जानिबदारी अपनी बरकरार रख सकेंगे? नहीं, प्रशासन 1 मैन कमीशन तो नहीं है, इसके अंदर दूसरे नुमाइंदा भी हैं, ये सरबराह होंगे। लेकिन मेरे नजदीक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये कोई एतराज नहीं है कि वो उसके बोर्ड पे हैं हॉस्पिटल के। मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ा एतराज है जबकि वो उससे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे जब ये पूरा मुआहदा तय हुआ था, और अगर उनकी हैसियत कम अज कम एक अच्छे गवाह की जरूर है, विटनेस हैं, बिकॉज वो उनका जो बॉस था उस वक्त का प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम साहब, उनके साथ वो काम कर रहे थे, पॉलिसी डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे, तो उनको बहुत सी बातें पता होंगी। और बल्कि वो अगर इस की सरबराही कर रहे हैं तो उन बातों की वजह से वो बायस हो सकते हैं, उनका किसी किस्म का तासुब हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कवर अप कर सकते हैं वो। नहीं, कवर भी मैं पॉजिटिव भी होता है कि आप कहते हैं ये बातें तो मुझे पता है, तो वो एक राय में एक तासुब आ जाता है। तासुब जरूरी नहीं नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी होता है, होना नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है बाकी बजाय से कि हम लोग और पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन या सरकार इस पर बहस करे, अजमत सईद साहब को खुद ही इससे अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनसे यही मुतालबा किया है, जो वकला की, जो कानूनदानों की एपेक्स बॉडी है। बाकी बहसें होंगी कि किसने क्या रोल अदा किया, लेकिन यह चीज क्लियर है कि नैब इस स्कैम में, ये नैब और अफसरान शामिल थे, सिर्फ साइन होने में नहीं, बाद में जिस तरह पेमेंट्स की गई, जिस तरह उसको जेफरी को बंदे को, दूसरे को जेम्स को पैसे दिए गए, दूसरी कंपनी को जो ये ब्रॉडशीट कोलोराडो थी, टोटल नजर आता है कि 2 नंबर काम था। किस तरह वकीलों को हटाया गया, तो शुरू से लेके आखिर तक सिवाय करप्शन के इसमें और कुछ नहीं है। इसलिए जो लोग किसी भी सरकारी ओहदे में रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस शुरू होने से लेके किसी भी डिफरेंट स्टेज पे, उनको किसी तौर पर किसी किस्म का कमीशन का हिस्सा होना चाहिए। और ये अजमत सईद साहब को बात खुद सबसे बेहतर पता है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब तक उस पर खामोश क्यों है, उन्होंने खुद एक कंट्रोवर्सी में क्यों अपने आप को ला रहे हैं। इट्स बियॉन्ड मी, आई डोंट थिंक उनको होना चाहिए।
नसीम ज़ाहरा साहिबा, ये ब्रॉडशीट की जो जिसे फ्रॉड शीट भी कहा जाता है, और मैं कहता हूं कि चार्ज शीट है पूरे हमारे सिस्टम के खिलाफ, एहतसाब के निज़ाम के खिलाफ। अब उसमें और भी चीजें डाल दी गई कि सरे महल की फिर तहकीकात होंगी, स्विस बैंक वाली फिर तहकीकात होंगी, हुदैबिया पेपर मिल वाली फिर तहकीकात होंगी। तो ये जो ताजमहल फिल्म है ये चलती रहेगी हमारे मुल्क में। ये ताजमहल क्यों है, कोई और महल क्यों नहीं? बहरहाल बात ये मेरा वो इसलिए है कि वो कभी ब्लैक एंड व्हाइट चली थी, फिर वो कलर होकर चलती रही। ठीक मेरा ख्याल है कि एक तो जस्टिस अजमत सईद साहब के हवाले से कल महर बुखारी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि वो उस वक्त नहीं मुतय्यन थे उस पोजीशन पे जब साइन हुआ डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट ब्रॉडशीट से, अगर वो उस वक्त थे भी या नहीं थे। ये बात दुरुस्त है जो अभी मालिक कह रहे थे कि जिसका भी ताल्लुक रहा है नैब से थ्रू आउट दिस पीरियड, किसी सूरत उनको इसके करीब नहीं जाना चाहिए कमीशन के, और कमीशन नहीं है। आपने जो बात ठीक कही वो आज अखबारात में तमाम में रिपोर्ट हुआ कि ये 1 पर्सन कमेटी बनेगी। जी। तो अब अखबारों में ये लिखा है, और अगर 1 पर्सन कमेटी है फिर तो और भी ज्यादा मजाक है। और उससे सबसे ज्यादा मजाक ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो इसको लगता है कि अपना जो उनका एजेंडा है, और जब तारीख लिखी जाएगी तो शायद इमरान खान साहब उस वक्त समझे, पता नहीं अब तो नहीं समझते, कि जो और जिद की बात की थी मालिक ने, बात यही है कि इमरान खान साहब की सुई अड़ी हुई है एहतसाब पे, उस तरह का एहतसाब जिसने कि इनको अपने काम से, जो अव्वलीन काम है इनका गवर्नेंस का, हुकूमत का, उससे इनको दूर कर दिया किसी तरीके से। बात यह है कि इमरान खान साहब अपनी बात पर जाएं, जो वो अपोजिशन में कहते थे कि इदारों को ठीक करें तो काम बनेगा, और हम तो इसी इंतजार में थे कि इदारों को ठीक करें। इदारे ठीक नहीं हो रहे, इमरान खान साहब ना प्रोसेस, ना इदारे, ना कुछ। इमरान खान साहब अपनी बातों से, अपनी स्टेटमेंट से उनको लगता है कोई कुन फयकून हो जाएगा। इसी वजह से मुल्क आके एक जगह पर फंस गया है। और ब्रॉडशीट की जो इंक्वायरी है, इट इज अभी इतना बड़ा जोक बन गया है, क्योंकि इमरान खान साहब तो वो सरे महल और ये और वो तो चाह रहे हैं कि इसको किसी और तरीके से, वो जो पैनामा 2 कह रहे थे, वो क्या बात थी पैनामा 2? मतलब उनका था भाई जरूर करें। नहीं, अब तो शेख रशीद कह रहे हैं ये अब शेख रशीद रात को कह रहे थे पनामा 2+ होगा, और भी यानी चीजें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो करें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इंडिविजुअल्स के पीछे भाई ठीक तरीके से अकाउंटेबिलिटी करें तो बात भी बनेगी। ये तो इन्होंने जो लोगों को अकाउंटेबल करवाना है उनके लिए तो ये एक प्रोटेक्शन बना दिया इन्होंने, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। इतना बड़ा मजाक। और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी मेरा ख्याल है जो अपने हवाले से एक सेल्फ गोल जो है वो ये है। अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप करें, कमीशन बनाएं, चाहे वो ज्यादा मेंबर्स का हो या एक मेंबर का हो, लेकिन जिस नाम पे अगर एतराजात आ जाएं तो उनकी जगह बड़े अच्छे जजेस हमारे, हम रमदे साहब की बात नहीं कर रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब की बात नहीं कर रहे, मलिक जस्टिस कयूम साहब की बात नहीं कर रहे, मसलन तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, अमीर मुस्लिम हानी साहब हैं, जवाद एस ख्वाजा साहब हैं, ये रिसेंट रिटायर हुए, बड़े अच्छे नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। कोई और जज नजर नहीं आता क्या? दो चीजें जिसको अगर आप मुझे इजाजत दें, एक तो आपने जो इंक्वायरी कमीशन की बात की, देखें वो नैब में थे, वो नैब में नहीं थे। इंक्वायरी कमीशन वो होना चाहिए जिसका फैसला सब माने और सब ये सोचे कि ये फैसला अगर उसी को क्रेडिबिलिटी एग्जैक्टली और अगर आप अपॉइंट ऐसा आदमी करेंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी अगर क्वेश्चन हो जाए किसी वजह से। अक्सर जज बेंच पे बैठे होते हैं, लोग कहते हैं जी आप इस बेंच में ना आए, ये बेंच किसी और बेंच पे हमारा केस लगा दिया जाए, क्योंकि, और वो अपनी वजूहत देते हैं, जिसके बाद जजेस अक्सर अपने आप को रिक्यूज भी कर लेते हैं। तो ये भी कोई डिफरेंट केस नहीं है। अगर ऑपोजिशन की तमाम जमातें मुस्तरद कर रही हैं, आई एम श्योर जजेस भरे पड़े हैं इस मुल्क में जो एक ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एक इंक्वायरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, क्योंकि ये फैक्ट्स की बुनियाद पर इंक्वायरी है, पहली चीज। दूसरा, फराज साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूं। जी क्या मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँ। आपको पता कि ये सरे पैलेस किसका है? नहीं, सरे महल तो उन्होंने ओन किया, उन्होंने बताया ना कि हमारा सरे महल है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन देखे ना कितनी बार इसकी तहकीकात हुई है, ये सरे महल की, स्विस अकाउंट्स की कितनी बार तहकीकात हो चुकी हैं। सर आपकी वो किस तहकीकात की आप बात कर रहे हैं?
कौन सी तहकीकात आपने देखी इस मुल्क में सरे पैलेस की? हुदैबिया पेपर में क्या हुआ, कागज मैं आपको देता हूं, बताएं फैसला किधर है, कौन सी तहकीकात? हसन वसीम अफजल हर महीने लंदन जाकर ठहरते थे, होटलों में ठहरते थे, TADA सरकारी होता था, एहतसाबुर रहमान मसलसल उधर रहते थे, फिर वो किस्सा खत्म हुआ, फिर सरे महल दोबारा खोल गया, स्विस अकाउंट्स, यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत चली गई, फिर वही हुआ जिसकी वजह से 248 आर्टिकल आया। मेरे तो कान थक गए ये सुनते सुनते। हाँ सर, वो कान इसलिए आपके थक गए, फिर मसला ये है फिर सारे चोरों को बाहर निकालें। राजा साहब मेरे भी कान सुनते सुनते थक गए कि इस मुल्क में डाकू पड़े हैं, चोर पड़े हैं, फिर सारों को बाहर निकालने। ये मेरी बात सुने, ये जो हम इस बुनियाद पर अपने ओपिनियन दे रहे हैं ना कि जनाब क्योंकि 2 दफा खुल चुका, खोला किसने? परवेज मुशर्रफ ने। नैब ब्रॉडशीट के ऊपर कितने गले फाड़ फाड़ के हम सारे बयान दे रहे हैं। ब्रॉडशीट में हुआ क्या? पहले ब्रॉडशीट का मुआहदा आपने किया कि इसको पकड़ो, फिर आपने NRO करके कहा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, यही हुआ ना इस मुल्क में। लेकिन अब्बास साहब माजरत के साथ वही फारूक आदम खान कह रहे हैं कि जी $1 बिलियन की तो क्या आसाराइयां थी, वही सुनी सुनाई बातें थी, और सारा काम मफरूदों पे चलता रहा। यकीन माने 25 साल 30 साल हम तो मफरूदे सुनते रहे। सर क्यों मफरूजे सुनते रहे? क्योंकि सारे आपको उलझा के मफरूजों में रखना चाहते हैं। यही नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में क्या कहते थे, जरदारी ये $60 मिलियन तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। जब हुकूमत फारूक लगारी ने $60 मिलियन की बात की थी, आज तक कैलकुलेशन सामने नहीं आई कि 60 मिलियन का फिगर कहां से आ गया। सर अगर आप इजाजत दें पराठा साहब, मुझे आएगी ना, तो मसला ये इस मुल्क में हमने भी साइडें पोजिशनें पकड़ी हुई। जिस दिन मुझे इनको क्लीन चिट देनी है ना, तो मैंने इनको क्लीन चिट देनी है। फिर मैंने कहा ना $60 मिलियन का फिगर कहां से आया? ये वही फिगर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त फारूक नाइक साहब वकील से जरदारी साहब के कि अगर आपके नहीं है तो लेटर लिख के दे दे कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, वरना केस टाइम बार होगा। वजीर आजम घर चला गया, वो खत नहीं लिखा गया स्विस अदालत को। क्योंकि आइन बाहर कर रहा था, क्योंकि आइन कह रहा था आर्टिकल 248 वाली बहस वो बिल्कुल अभी रेजोनेट कर रही है। आर्टिकल 248 यही कह रहा था कि अभी आप नहीं रीओपन कर सकते। सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपके तो कान पक गए ना, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर प्रेसिडेंट के पैसे थे ही नहीं, स्विट्जरलैंड में उनके पैसे ही नहीं थे, तो फिर प्रेसिडेंट का तो केस ही नहीं था। फिर आपको डर किस बात का? वो तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ही लिख रही है। आज जो इमरान खान आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ था, उस वक्त भी अदालत के बारे में यही इंप्रेशन था और यही था। अगर आप इजाजत दें, नसीम ज़ारा साहिबा एक कमेंट करना चाह रही हैं, फिर मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू कर दूंगा। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अहम तजिया निगार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ अब्बासी साहब, आपकी बात रह गई थी, आप अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लें। देखिए गोल पोस्ट ना चेंज करें। जब हम बात करें 60 मिलियन की तो 60 मिलियन पे रहे, जब सरे पैलेस की बात हो उस पर रहे, और हदैबिया की बात उस पर। इस मुल्क में आइसोलेशन में अब्बासी साहब मेरी गुजारिश है, आइसोलेशन में है ही कुछ नहीं। फारूक आदम खान आज उनका एफिडेविट सामने आया कि क्या सहराइयां थी, आज उनका सामने आया कि जी मफरूदे थे, सुनी सुनाई बातें थी, और यही सुनी सुनाई बातें तो चल रही हैं इस मुल्क में। सर तो फारूक आदम खान कल अगर यही बयान दे दे कि नवाज शरीफ साहब के पास $400 अरब बाहर पड़े हैं और जरदारी साहब के पास $200 अरब बाहर पड़ेंगे, तो आप ही खड़े होकर कहेंगे जनाब मेरे कान पक गए ये सुन सुन के। आज आप उसको कोट कर रहे हैं, जो आप अपनी मर्जी की चीजें जी नसीम साहब बात करना चाह रही हैं, मेरे कान पक गए। जी नसीम साहब बात करना चाह रही हैं। जी नसीम साहब जी, मैं ये कह रही थी कि ब्रॉडशीट का जो हमें समझ में आई है, देखिए ना, ये सब बातें, काशिफ की बात भी ठीक है, आपकी भी बात ठीक है, असल बात तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी का हशर क्या हुआ इस मुल्क में। मुझे लगता है ब्रॉडशीट का बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरीके से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आज ब्रॉडशीट को लेके क्या आपने और मैंने और माले हम लोग ने ये सवाल नहीं उठाना कि क्या मजाक बनाया अकाउंटेबिलिटी का और क्यों ऐसे हुआ है? हर दफा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। तो ये काशिफ, वी विल बी सेइंग द सेम थिंग 20 इयर्स लेटर। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को साइड पे नहीं करेंगे, मुझे बताएं इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रोसेस ठीक करें, इसीलिए क्रेडिबल काम हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। दैट्स व्हाई सरे पैलेस तो इशू नहीं है, लेकिन काशिफ सरे पैलेस इज एन एलिमेंट।
इशू ये है कि कौन करता है गेम, किसने शुरू किया गेम, असल तो बात ये है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। देखिए दो इश्यूज हैं यहाँ पर, ब्रीफली दो इश्यूज हैं यहाँ पर। एक है एहतसाब का और दूसरा एहतसाब कैसे होना चाहिए। प्राचा साहब आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि मेरे कान पर छोड़ दें एहतसाब को। मैं कह रहा हूं बिल्कुल करें, लेकिन उसका नहीं छोड़ नहीं दें, बस आप प्लीज छोड़ नहीं दें, छोड़ नहीं दें, छोड़ नहीं दें, प्लीज प्लीज घुमा रहे ना प्राचा साहब, छोड़ नहीं दें। मैं ये कह रहा हूं कि कितनी बार करेंगे, आप कंप्लीट करें फिर उस चीज को। यार मसला यहाँ पे ये गवर्नमेंट का है, मसला गवर्नमेंट के अपने तजादात का है। देखिए सिस्टम जैसे काशिफ कह रहे थे ना, निजाम कैसे ठीक होगा। कर्जों की बात हमें सुनाते रहे इमरान खान साहब, 30,000 कर्जे हो गए, 36,000 अरब कर्जा हो गया। सबसे ज्यादा कर्जा किसके जमाने में बड़ा था? जरदारी साहब के। उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? वो आपके अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आपके जो से अब सेक्रेटरी साहब हैं वकार मसूद साहब, लॉन्गेस्ट रनिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के। पीपल्स पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर, PMLN में फाइनेंस मिनिस्टर, रिटायर हो गए, उनको ला के सेक्रेटरी रेवेन्यू लगा दिया गया। इसी तरह मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं वो लोगों की जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, जिसकी इमरान खान हमें सुनाते हैं ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। वो सारे अब इनकी गवर्नमेंट में कलीदी ओहदों पर शामिल अपॉइंटेड हैं। कहां से चेंज आएगा, कहां से निजाम ठीक होगा? ये तो एक मजाक है। अगर वकार मसूद आज ठीक है तो कल भी ठीक था, अगर हफीज शेख आज ठीक है फिर कल भी ठीक था। इमरान खान ने स्ट्रेटेजिक फैसला किया कि करप्शन के खिलाफ हमें करप्शन खत्म करनी है, लेकिन उसके नीचे टैक्टिकल मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं कि किस तरह खत्म करनी है। खाली कहने से या नियत बनाने से करप्शन ठीक नहीं होगी। हम यही बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली आपने बड़ा फैसला कर दिया, करप्शन खत्म होगी, हमारा जनाब ये अज़म है कि करप्शन हुई। और भाई नीचे सिस्टम भी तो ठीक करें, फैसले करें, अपॉइंटमेंट्स करें। अगर ये चीजें नहीं होनी तो बातें रहेंगी। जो काशिफ बात कह रही है उसी जिम्मे में आती है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी तो कैसे करनी है? आपके ऑफिसर्स लगाने पड़ेंगे, इस्तेहकाम देना पड़ेगा पहले इदारों को, उसके बाद चेंज करेंगे। ये जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है सारे निजाम का, ये एडहॉकिज्म की वजह हुआ हुआ है। एडहॉकिज्म हुआ हुआ है बिल्कुल। आपको पता है पंजाब में एक महकमे का सेक्रेटरी एक साल के अंदर 9 सेक्रेटरी चेंज हुए, एक मिनिस्ट्री में 9, 1.25 महीने का एक सेक्रेटरी। एवरेज पंजाब में 3.5 महीने है एक सेक्रेटरी के टेनर की। और ये फेडरल गवर्नमेंट में भी यही हाल है। फेडरल गवर्नमेंट में भी कोई ज्यादा वो फर्क नहीं है, यहाँ पे भी एवरेज 5-6 माह निकल रही है। नसीम साहब भी ऐड करना चाह रही है। मैं वेरी क्विकली देखिए, अभी ये जो इन्होंने मालिक के इतने लोगों के नाम लिए, मुझे तो ये भी मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल ये भी उठाना पड़ेगा कि अभी आप कह रहे थे ना इमरान खान साहब ने कहा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी इंसान गलत है। बात ये है कि इमरान खान साहब को तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन में हर बात उन्होंने जो कही 99% उनको आके उन्होंने खुद कहा। आपको याद है पिछले दिनों उन्होंने कहा कि आप लोग समझते हैं बटन ऑन ऑफ हो जाएगा, ये तो प्रोसेस है, ये तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब को बहुत चीजें अनलर्न करने की जरूरत है, जो उन्होंने बड़ी सख्त पोजीशन ली थी। और ये जो इंडिविजुअल्स की काशिफ बात करें, यानी कि नो डिफेंस फॉर एनी इंडिविजुअल, लेकिन स्टिल ये बात की जी आपको ये पसंद नहीं आया उसको 6 महीने बाद निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल। अब बात ये कुछ तो लोग हैं जो जिनका एक्सपीरियंस है, उनको आपको उनकी जरूरत है। मतलब इमरान खान साहब की कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, बहुत से इश्यूज में, इस वजह से बार बार हम जाके फंस जाते हैं। और ये इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है उनको कुछ अपने लर्निंग करने की जरूरत होगी, बिकॉज गवर्नेंस के लेवल पे अब्बासी साहब ये जो नुक्ता है कि उनको हटा दिया जाता है, एक पर्सपेक्टिव हुकूमत का ये भी तो सुनने में आता है ना कि वो तावन नहीं करते उनके साथ, वो शायद उनके स्ट्रिंजेस पीछे कहीं और जुड़े होते हैं। क्या यही बात है या कंफ्यूजन है इन लोगों को? देखिए, जब कोई अपॉइंटमेंट होती है ना, प्राचा साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, वो इस तरह नहीं होती कि एक दिन सुबह किसी वजीर आला ने, वजीर आजम ने उससे कहा इसको लगा दो तो वो लग जाता। उसकी क्लियरेंस आप जानते हैं कहाँ से आती है, कौन कौन सी एजेंसी अहम अपॉइंटमेंट्स को, चाहे वो IG साहब की अपॉइंटमेंट हो, चीफ सेक्रेटरी की हो, किसी और की हो, 10 जगह से उसकी क्लियरेंस होती है। ये कौन है, कहाँ से आया, कहाँ काम किया, जो कहते हैं टीने कहाँ जुड़े हुए हैं, उस सारे के बाद किसी जगह अपॉइंटमेंट होती है। कई लोगों को तो इस वजह से फारिग कर दिया जाता है क्योंकि कोई ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट करती है जो वो कहता है कि ये ऑर्डर मैं नहीं मान सकता। तो आपको देखें, निजाम ठीक करें, प्रोसेस ठीक होगा, सब आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होगा। अगर आप ये करेंगे कि
हुकूमती लोग अंदर, ऑपोजिशन वाले अंदर पड़े हैं, किसी को 6 महीने तक अंदर रखा है, कोई 1.25 साल से अंदर बैठा है, और हुकूमत वाले सारे बाहर घूम रहे हैं, तो सारे एहतसाब की जो बुनियाद है वो ही हिल जाती है। मैं इस चीज के हक में हूं कि इस मुल्क को, हम लोगों को, या इस मुल्क के लोगों को तमाम सवाल, चाहे वो सरे पैलेस है, हुदैबिया है, वगैरह वगैरह, इसके सवालों के जवाब मिलने चाहिए। लेकिन आपको अपना तरीकाकार ठीक करना पड़ेगा, आपको अपने इदारे रिफॉर्म करने पड़ेंगे। उस इदारे में ये ना हो इसी नैब को अगर आपने इस तरफ मोड़ना है तो आप इस तरफ मोड़ लेंगे। मियां साहब के दौर में मोड़ी नहीं है। यही हुदैबिया केस जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कमर जमान चौधरी से कि आपने क्यों नहीं किया और क्या अब आपको मौका दे करेंगे, उन्होंने कहा नहीं अब भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा आज नैब हमारे सामने फौत हो गया, ये अल्फाज थे जजेस के। आप जब इस तरह के बंदे लगाएंगे, जिस तरफ हुकूमत मोड़ना चाहती है किसी इदारे को, उस तरफ आराम से मोड़ लेती है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो नैब है, चाहे वो दूसरा इदारा है। आपको इस तसल्लुत से आजाद करना पड़ेगा। अदारे की आजादी नजर आएगी, उसमें क्रेडिबिलिटी वक्त के साथ साथ बनेगी, लोग उनके फैसले मानेंगे। अगर आप बुलडोज करने की कोशिश करेंगे, आप अपने मुखालफों को दबाने की कोशिश करेंगे, और ये नसीम भी ने जो कहा एब्सोल्युटली एक ब्रॉडशीट तो है ही मिसाल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। इसका मतलब ये नहीं कि केस गलत थे, ये याद रखिएगा। शेरपाव साहब की तफसील पढ़े जरा, जर्सी में कितने पैसे थे। मैं आपको 1998-99 की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के दे सकता हूं, जिसमें शेरपाव साहब ने लेकिन देखे ना, एक एग्जांपल अगर दुरुस्त है तो दूसरी फारूक आदम वाली भी तो बात है ना, मफरूदे भी तो बहुत है ना, जो मैं आपसे पहले कॉन्टेस्ट कर रहा था चीज को। सुनी सुनाई बातें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी ज्यादा है इस मुल्क में, कुछ समझ नहीं आती कि इतना उसमें डाइल्यूट ही नहीं किया जा सकता। फिर सरे पैलेस के ऊपर गार्डियन की खबर आप पढ़ लें, जरदारी साहब उसके बेनिफिशियल ओनर है। मैं नहीं कह रहा, बरतानिया का अखबार कह रहा, आसान काम है उनको कोर्ट में आप डेफामेशन करने के। जी मैं नहीं हूं। अब भाई साहब ये तो इधर इन्होंने मान लिया था ना कि सरे पहले समारा है, फिर क्या कार्रवाई? सर किसने कहा है आपसे उन्होंने माना है? मुझे एक बयान बताएं जिसमें किसी ने माना हो सरे पहले समारा, एक बयान। ये तो खैर पीपल्स पार्टी ने मान लिया था, ये इन्होंने बिल्कुल बरमला, मुझे भी याद है। बयान बता दे जिसमें उन्होंने माना हो, मुझे वो एक बयान भेज दे, मेरा मुंह तो बंद करे ना। अगर ऑनेस्टली मुझे पता होता आप चैलेंज कर रहे हैं तो मैं एविडेंस रखता आपके सामने, बट आई विल लुक इनटू, प्रोग्राम के बाद भेज दीजिएगा ताकि मैं वो भी टीवी पे, आई विल लुक इनटू। बहरहाल बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, आपने वक्त निकाला। नसीम ज़ारा साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मोहम्मद मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, इदारे ही मुस्तहकम हों, इदारे ही चलें, इदारे ही मजबूत हों तो मुल्क आगे चला करते हैं। जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उनका तो यही कॉन्सेप्ट है, किसी की वेल्थ, किसी की विम्स पर ना मुल्क चला करते हैं, ना कौमें आगे बढ़ा करती हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।